हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में रूपाली वर्मा मैम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हैं। क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैम लेखन करा दीजिए। और लेखन में आता क्या चीज़ टॉपिक है, वो है पत्र लेखन। तो आज हम इसके डाउट को क्लियर करेंगे। आज का जो है, आज हम पहले समझेंगे कि पत्र होते क्या हैं और जो दोनों ही पत्र है उन दोनों के फॉर्मेट को समझेंगे। फिर आप जैसे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत भी कई तरीके से पत्र लिखे जाते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो प्रैक्टिस तो जाहिर सी बात है कि हम अभ्यास कार्य में करते हैं, लेकिन आज पत्र क्या होते हैं ये समझेंगे। और साथ ही साथ जो हम समझने वाले हैं वो क्या है, औपचारिक पत्र के प्रारूप को और अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को। ध्यान से देखिएगा, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि लेखन कार्य में प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने फॉर्मेट गलत किया, हम कह रहे हैं सिर्फ एक लाइन चेंजिंग में भी अगर आपने फॉर्मेट गलत किया तो इसको पकड़ते देर नहीं लगेगी और आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो शुरू कर रहे हैं पत्र लेखन, जो कि हमारा क्लास 10th के कोर्स ए बी समझ लीजिए, 9th वाले देख लीजिए। जो भी क्लास को देखना है आप देख सकते हो पूरा फ्री होके। 6 to लेकर 10th तक सेम ऐसे ही फॉर्मेट्स चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरह के पत्र आते हैं। चलिए देखिए, पत्र लेखन आधुनिक युग की अपरिहार्य आवश्यकता है। पत्र एक और सामाजिक व्यवहार में अपरिहार्य अंग है, तो दूसरी ओर उनकी व्यापारिक आवश्यकता भी रहती है। पत्र लेखन एक कला है जो लेखक के अपने व्यक्तित्व, दृष्टिकोण एवं मानसिकता से परिचालित होती है। व्यक्तिगत पत्राचार में जहां लेखकीय व्यक्तित्व प्रमुख रहता है, वहीं व्यापारिक और सरकारी पत्रों में वह विषय तक ही सीमित रहता है। अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए। पत्र लेखन आधुनिक युग की अपरिहार्य आवश्यकता है। अपरिहार्य मतलब बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है, जिसे हम इम्पॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों हमने ऐसे बोल रहे हैं, आप तो बोलोगे मैम आजकल तो पत्र नहीं लिखे जाते। अब मैं आपके इसी सवाल का जवाब देना शुरू करती हूँ कि जब आप स्कूल में होते हो, आपको लीव्स चाहिए, या आप अगर मान लीजिए आप किसी भी सोसाइटी के मेंबर हैं या कुछ हैं, तो आपको एक पत्र जारी करना पड़ता है, आपको पत्र देना पड़ता है प्रधानाचार्य को, क्लास टीचर को। तो पहली ज़रूरत आपको यहाँ पड़ती है एप्लीकेशन की। ठीक है, अब आइए, चलिए स्कूल से बाहर आ जाइए। स्कूल से बाहर जब आप आएंगे तो आपको अपनी, जैसे मान लीजिए आप कहीं कार्य कर रहे हो, तो कार्य करते समय आपको क्या करेंगे, आपको कहीं लीव चाहिए, आपको कोई चीज़ सेंक्शन कराना है। मान लीजिए आपको अपने ऑफिस से अपने लिए पर्सनल लोन सेंक्शन कराना है, या आपको लीव सेंक्शन करानी है, या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप तो कहोगे कि मैम आजकल तो मेल का ज़माना है, कौन यहाँ पर एप्लीकेशन। आप पहली चीज़ है, अपने प्रिंसिपल को आप मेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हैंड रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। दूसरा, अब आ जाइए ऑफिस में। ऑफिस में मेल चलते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उन मेल का फॉर्मेट भी आपका इन्हीं पत्रों का फॉर्मेट रहता है। सिर्फ इनिशियल थोड़ा सा बदल के, बाकी नीचे जितना फॉर्मेट है सेम वही फॉर्मेट रहता है जो आप पत्रों में लिखते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। जब आप एक सोसाइटी के मेंबर हो जाते हैं, आप मतलब आप कमा रहे हैं, आपका अपना फ्लैट है, सब कुछ है, तो आपको अगर अपनी सोसाइटी में कुछ काम करवाना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन मेल के थ्रू नहीं जाती, वो हैंड रिटन ही जाती है, अगर आपको अपनी सोसाइटी में देना है। फिर उसके बाद आप निकलिए, सरकारी कामकाज मेल से ज़्यादा पत्राचार पर डिपेंड करते हैं, तो आज भी सरकारी दफ्तरों में एप्लीकेशन हैंड रिटन ही लगती है और आपका मेल के थ्रू भी होता है, दोनों ही थ्रू होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो उन बच्चों को जो है आपको स्कूल में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको लगभग हर जगह एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो इस एप्लीकेशन, इसीलिए बोला गया कि समाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी अंग है।
पत्र एक ऐसा सामाजिक व्यवहार अपरिहार्य अंग है, तो दूसरी ओर उसकी व्यापारिक आवश्यकता भी रहती है। जब हम व्यापार के थ्रू काम आप मान लीजिए आगे आप चल के बिजनेस चेक करेंगे, तो बिजनेस मैटर से भी आपको इन एप्लीकेशंस की ज़रूरत आगे पड़ती है, जो लेखक के अपने व्यक्तित्व, दृष्टिकोण एवं मानसिकता से परिचालित होती है। तो अगर आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, मान लीजिए आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, पिता को लिख रहे हैं, माता जी को लिख रहे हैं, अब आजकल तो फ़ोन है, लेटर नहीं लिखते, लेकिन आप अगर व्हाट्सअप भी करोगे तो भी एक लिखने का तरीका आपको आना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि इससे हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता। मान लीजिए अब आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप अपना सीवी तो आपका मेल वो रहता है, टाइप्ड रहता है पूरी तरीके से, लेकिन उसके साथ आपको आवेदन पत्र लगाना पड़ता है। आवेदन पत्र हमेशा हैंड रिटन लगाना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके व्यक्तित्व का पहचान होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, ये सारी चीज़ें सामने वाले व्यक्ति को पता चलती है। व्यक्तिक पत्राचार में जहाँ लेखकीय व्यक्तित्व प्रमुख होता है, यानी व्यक्तिक यानी कि आप अपने मित्र से बात कर रहे हो, भाई से बात कर रहे हो, माता से बात कर रहे हो, पिता से बात कर रहे हो, तो इसमें आपका क्या पर्सनल टच रहता है। इसमें आपका लेखनीय जो आपका रिटन होता है वो आपका पर्सनल होता है, उसमें आपको पूरी तरीके से आज़ादी है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। लेकिन अगर हम व्यापारिक तौर पर करें यानी कि ऑफिशियल तौर पर अगर हम पत्राचार करते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो विषय है हम सिर्फ उसी तक सीमित रहें। यानी कि एक तरीके से जो व्यापारिक या ऑफिशियल पत्राचार होता है वो होता है औपचारिक पत्र के अंतर्गत, उसमें हम सिर्फ विषय तक सीमित रहते हैं। लेकिन जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें हम अपने पूरे दृष्टिकोण, उसका कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत छोटा होना चाहिए, वो तो कभी कभी जो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं 3-3 4-4 पेज के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन औपचारिक पत्रों में ये जरूरी होता है कि बहुत कम वर्ड लिमिट में लिखा जाए। चलिए आगे समझ में आ गया इतना आपको। सामान्यतः पत्र 2 वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला है व्यक्तिक पत्र, जिन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। फिर है निर्वैयक्तिक पत्र, यानी जिन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। तो इन्हें आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्यक्तिक पत्र अनौपचारिक, और आपका निर्वैयक्तिक यानी कि जो व्यापारिक तौर पर होते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर दोनों, ठीक है। वे पत्र जो वैयक्तिक संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं वैयक्तिक पत्र कहलाते हैं। तो वैयक्तिक संबंध कौन से हो गए हमारे, जिनको हम जानते पहचानते हैं, जैसे हमारे मित्र हैं, हमारे चाचा चाची, हमारे रिश्तेदार जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते हैं और हमारे मित्र होते हैं। ये जो होते हैं ये सभी व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिनमें हम अपना पर्सनल लिखते हैं। जबकि निर्वैयक्तिक पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो व्यावसायिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो फिर निर्वैयक्तिक पत्र कौन से होते हैं, यानी कि औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हमेशा आपके व्यापारिक होंगे या सामाजिक तौर पर, जहां पर हम या तो किसी की कंप्लेंट कर रहे हैं या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए हम पत्र लिखते हैं। अब ये जो आपके निर्वैयक्तिक यानी कि औपचारिक पत्र होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, देखिए। संपादक के नाम पत्र, आवेदन पत्र एवं प्रार्थना पत्र, व्यापारिक पत्र, शिकायती पत्र, कार्यालय पत्र। तो ये सारे पत्र जो होते हैं वो किस में आते हैं, ये औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ती हूँ। वे पत्र जो व्यावसायिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं निर्वैयक्तिक पत्र या औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिक रूप से बहुत परिचित नहीं होते या फिर जिनके बीच संबंध काफी औपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र व्यवहार शामिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि जो आपके औपचारिक पत्र होते हैं उनमें क्या होता है, जिनको हम जानते नहीं मोस्टली उनको लिखा जाता है, या हम जिनको आंशिक रूप से जानते हैं लेकिन औपचारिक रहता है। जैसे मान लीजिए आपके प्रधानाचार्य हैं या टीचर हैं, आप इनको जानते हो लेकिन आपसे इनका संबंध क्या है, औपचारिक है, मतलब बहुत फ्रेंडली नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो हमेशा औपचारिक पत्रों के अंतर्गत ही लिखते हैं, क्योंकि इनको हम जब पत्र लिखेंगे तो जाहिर सी बात है हम पर्सनल बातें तो शेयर नहीं करेंगे। जिस चीज़ के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम उसके लिए पत्र लिखते हैं। तो सिर्फ उतनी ही बातें हम शेयर करते हैं, हमें ज़्यादा बातों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है।
अब औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र व्यवहार शामिल है। जैसे अब कैसे होते हैं, जैसे व्यवसायिक पत्र शामिल रहते हैं, यानी कि हम व्यापार से संबंधित किसी को पत्र लिखते हैं। फिर है विविध संस्थानों के प्रधान और समाचार पत्र के संपादक से अनुरोध या शिकायत के पत्र। अब विविध संस्थान हो सकते हैं, जल निगम हो गया, विद्युत बोर्ड हो गया, आपका क्या कहते हैं नगर निगम हो गया, आप किसी कलेक्टर को लिख सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो, शिक्षा संस्थान को लिख सकते हो। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके विविध संस्थान हो जाएंगे। समाचार के पत्र के संपादक, जो समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं उनको क्या है, अब मान लीजिए हम कहीं पर बहुत गलत चीज़ देख रहे हैं कि चुनाव चलते हैं तो बहुत सारे पोस्टर्स लग जाते हैं, उनके बाद उन पोस्टर्स को हटाया नहीं जाता, जिससे वॉल्स बहुत गंदी हो जाती है। तो इसकी हम शिकायत करते हुए किसी एक न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखें, ताकि मेरा पत्र जो है वो पब्लिक हो, और पब्लिक होगा तो लोग उसके बारे में जानेंगे कि हाँ इसकी तरफ भी ध्यान देंगे। तो संपादक को पत्र हम कई तरीके से लिख सकते हैं। उनके पेपर से संबंधित अगर कोई शिकायत हो तो हम लिख सकते हैं, या हम चाहते हैं कोई ऐसी समस्या जो हम बहुत लोगों के सामने उजागर करना चाहते हैं, तब हम संपादक के नाम पत्र लिखते हैं, क्योंकि वो पत्र हमारा क्या होता है, संपादकीय पृष्ठ पे प्रकाशित हो जाता है, इसलिए हम उसको भी लिख सकते हैं। अब आते हैं आवेदन पत्र। आवेदन पत्र हम कहाँ करते हैं, जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपनी सीवी के साथ यानी कि स्ववृत्ति के साथ एक आवेदन पत्र लगाते हैं। तो वो आवेदन पत्र आप कैसे लिखते हो। फिर है सामान की खरीद के पत्र। अब जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया, वो सही नहीं आया तो हम उसको वापस कर देते हैं, फिर कंपनी को पत्र लिखेंगे कि आपने गलत दिया था, आप हमें ये नंबर का जो है सामान भेजिए। या हम जैसे क्या कहते हैं पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र लिखते हैं, बहुत कॉमन पत्र है। किसी शू कंपनी से हमने शूज़ मंगाना है तो हम लिख रहे हैं, कोई सामान खरीदने के लिए हम कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो वो होता है। फिर है सरकारी पत्र। जैसे सरकारी पत्र हमने बताया कहाँ पर, हम किसी सरकारी संस्थान में लिखते हैं, उस तरीके से होता है, जिसमें आपके बैंक वगैरह का बैंक गवर्नमेंट है तो उसके तहत भी वो पत्र आएगा। देखिए ये मेन जो बैकग्राउंड है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास पत्र आएगा तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है, उसमें आपको देखकर पढ़ना होगा, क्वेश्चन से देख के समझना होगा कि ये कौन सा पत्र है, औपचारिक है या अनौपचारिक है। ठीक है, अब औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ते हैं। औपचारिक पत्र की भाषा शैली और लेखन पद्धति विशिष्ट और निश्चित होती है, यानी कि इसमें कुछ अलग तरह की लिखी जाती है। मतलब जैसे कि हम नॉर्मल बोलते हैं, हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं औपचारिक पत्रों में, उसमें हम पत्राचार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखने पढ़ने में जो इस्तेमाल करी जाती है उस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, फिर भी इसका रूपाकार लगभग सुनिश्चित होता है। अब इसमें कई फॉर्मेट्स काफ़ी जब से शुरू हुआ तब से, कभी दिनांक बीच में आ जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी एड्रेस ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, लेकिन अब उसमें जो निश्चित इस समय चल रहा है वो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन जो इसकी भाषा होती है वो निश्चित है। इस दृष्टि से हर प्रकार के औपचारिक पत्र लिखने का एक खास तरीका होता है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें सभी औपचारिक पत्र पर समान रूप से लागू होती है। तो औपचारिक पत्र को लिखने का अपना एक तरीका है, यानी कि अपना एक फॉर्मेट है, वो एक निश्चित फॉर्मेट है, हमें उसे फॉलो करना है, लेकिन लिखते समय तब भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। औपचारिक पत्र लंबे नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि हम जाहिर सी बात है औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो हम किसी संस्था को लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है ना, हम क्या लिख रहे हैं, हम किसी संस्था को लिख रहे हैं। अब संस्था को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हम इतने लंबे पत्र तो लिखेंगे नहीं कि हम आगे पीछे सब कुछ बाँचने बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है। हम जिस भी पर्पज़ से पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में जो है पानी ठीक से नहीं आता है, एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा, और जिस दिन आएगा भी तो उस दिन बहुत कम देर के लिए आता है, तो लोग अपने घरों के काम भी नहीं कर पाते। तो अब आपको उसको शिकायत करते हुए जल निगम को पत्र लिखना है। तो जल निगम को जब आप पत्र लिखोगे तो विषय क्या रहेगा, जल की संपूर्ण क्या कहते हैं सुचारू आपूर्ति ना हो पाने के कारण पत्र, ठीक है, के लिए पत्र, आप ये लिखोगे। ठीक है, अब उसमें आप जब नीचे अंदर मैटर लिखना शुरू करोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे मैं इस जगह का निवासी हूँ और इस क्षेत्र में पानी जो है वो क्या कहते हैं दैनिक रूप से उसका संचालन नहीं किया जाता है, और जिस दिन भी पानी आता है उस दिन क्या होता है, पानी बहुत कम देर के लिए आता है या गंदा आता है, जो कोई भी आप समस्या वो लिखोगे।
और अंत में आप क्या लिखोगे कि कृपया करके इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द इसका निवारण करें, धन्यवाद, और नीचे आप अपना नाम लिखकर उसको एंड करोगे। सिंपल एक तरीका होता है आपसे। लेकिन अब उसमें ये बात से थोड़ी ना बैठ जाओगे कि भाई पानी आया तो मेरा पड़ोसी से लड़ाई हो गई कि मेरे को पानी भरना है कि उसको पानी भरना है, और उसने पानी भर लिया, मुझे पानी मिला नहीं, फिर मुझे पानी खरीदना पड़ा। तो ये सारी कहानी हम उसमें नहीं लिखेंगे। सिंपल सी चीज़ है ना, हमें जो प्रॉब्लम है हम सिर्फ उतना ही तक सीमित रहेंगे, बहुत लंबा उसमें नहीं लिखा जाता है। क्योंकि पत्र चाहे वह व्यापार से संबंधित हो या शासकीय कामकाज से, पढ़ने वाले व्यक्ति के पास बहुत अधिक समय नहीं होता है। यानी कि अगर आप किसी ऑफिस में भेज रहे हो तो वहाँ उस पत्र को पढ़ने के लिए किसी के पास बहुत सारा समय नहीं होता है। इसलिए अपनी बात को संक्षेप में तथा स्पष्ट भाषा में कहना जरूरी होता है। ऐसे पत्र में प्रमुख मुद्दों का उल्लेख होता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं लंबे नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पढ़ने के लिए समय नहीं, और जो भी मेन बात है जो आप बोलना चाहते हैं सिर्फ उतनी ही लिखी जाती है, जिनका विस्तार से विश्लेषण नहीं किया जाता। इसीलिए ऐसे पत्र का आकार एक या अधिक से अधिक 2 टंकित प्रश्नों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, जो आप इनका विस्तार कैसे करो, इसीलिए क्या दिया, इनका विश्लेषण नहीं किया जाता है। इसीलिए ऐसे पत्र आकार एक या अधिक से अधिक 2 टंकित प्रश्नों से ज़्यादा नहीं होते। तो कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ एक पृष्ठ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पृष्ठ में ही इन पत्रों को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो पत्र आएगा उसमें आपके पास वर्ड लिमिट रहेगी 80 to 100 वर्ड्स। इस तरीके से आपके पास वर्ड लिमिट रहेगी, तो आपको उस वर्ड लिमिट के अंदर ही काम करना है। और इन फ्यूचर आपको अगर इस तरीके के औपचारिक पत्र लिखने हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ तो शब्द सीमा नहीं रहेगी, लेकिन जितना ज़रूरी है सिर्फ आप उतना ही लिखेंगे। पत्र में कही गई बात में यथा तथ्यता और उचित क्रम निर्वाह भी ज़रूरी है, ताकि पढ़ने वाला उसे सहजता से समझ सके। कहने का तात्पर्य है आपकी जो कोई भी समस्या है उसे जिस तरीके से वो घटित हुई है उसी तरीके से बताइए और उसी क्रम में बताइए। मान लीजिए आप यहाँ बोलोगे कि क्या कहते हैं, पानी बहुत गंदा आ रहा है, तो अब पहले आपने पत्र शुरू किया तो आपने कहाँ से शुरू किया कि क्या कहते हैं, हमारे इलाके में पानी बहुत गंदा आ रहा है। अब ये हमारा इलाका कौन सा है, आपको अपने इलाके का नाम भी तो देना पड़ेगा कि हाँ हम जो है मोहन नगर मार्केट इलाहाबाद के एरिया की बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक से लेकर इस ब्लॉक तक में पानी जो है बहुत ही गंदा जो आता है और बहुत ही कम देर के लिए आता है। तो इस तरीके से आप एक तथ्य के साथ बताओगे, तो ये तथ्य ज़रूरी किस एरिया में, ठीक है ना, और क्रम से बताओगे जो भी उसका क्रम है। पत्र में यदि किसी पिछली बात या पिछले पत्र का हवाला दिया गया है तो उसकी तारीख, संख्या, विषय आदि सही होने चाहिए। अब देखिए, जब हम पिछले किसी पत्र का हवाला देते हैं तो ये खास तौर से सरकारी पत्रों में होता है, और सरकारी पत्रों में हमेशा एक क्रमांक जारी किया जाता है। किसी भी पत्र का अपना एक क्रमांक जारी किया जाता है। तो मान लीजिए आपने पहले पत्र दिया था और उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, यानी कि उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब उससे कनेक्टेड अगर आप पत्र लिखोगे तो आप भाई, अब मान लीजिए अब आप सरकारी पत्र ने तो नहीं लिखा है तो उसका कोई क्रमांक नहीं है, लेकिन क्या होगा, आप जो है उस पुराने पत्र का हवाला ज़रूर दोगे कि इससे पहले इस डेट को हमने पत्र लिखा था लेकिन किसी ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप कई पत्र दे रहे हो तो हमेशा उन डेट्स को आप फॉलो करोगे, उन डेट्स को आपको हर अगले आने वाले पत्र में मेंशन करना पड़ेगा। छोटी सी गलती होने पर भी समय, श्रम तथा धन की हानि हो सकती है। यदि ऐसी गलती व्यावसायिक होती है तो इसका असर उस कंपनी या फर्म की साख पर पड़ सकता है, और यदि आवेदन पत्र या किसी अनुरोध पत्र में होती है तो पत्र लिखने वाले को नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रशासनिक मामलों में तो इस तरह की गलती में गंभीर कानूनी समस्या भी पैदा हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आपको जो भी औपचारिक पत्र लिखते हैं इसमें किसी तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यापार से संबंधी आपने अगर इस पत्र में किसी तरह की गलती करी तो उसका नतीजा आपको व्यापार में नुकसान से उठाना पड़ सकता है। अगर आपने प्रशासनिक कार्यों में किया तो कानूनी कार्यवाही आपके ऊपर हो सकती है।
फिर दूसरी चीज़ आपको क्या बताया गया, अगर आप यहाँ पर कोई आवेदन पत्र या अनुरोध पत्र दे रहे हैं तो इसमें लिखने वाले को गलती उठानी पड़ती। मान लीजिए अब हमने जॉब के लिए अप्लाई किया, आवेदन पत्र अच्छे से नहीं लिखा, तो नुकसान किसको होगा? हमें होगा, हमें जॉब के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, हम अगर कोई चीज़ सही करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, अपने एरिया में बिजली हो, पानी हो, सफाई हो, पार्क बनवाना हो, पेड़ लगवाना हो, अगर हमने इस तरह के पत्र को सही तरीके से नहीं लिखा तो उसका नतीजा क्या होगा? हमारी इस समस्या पर कोई ध्यान ही नहीं देगा, हम चाहे जितने पत्र लिखते जाएं। इसलिए लिखने के सही तरीके पे हमें ध्यान देना पड़ता है। अब क्या है, औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र बहुत तरीके के होते हैं। देखिए क्या है, निर्वैयक्तिक पत्र यानी कि औपचारिक पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है संपादक के नाम पत्र, दूसरा है आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, तीसरा व्यापारिक पत्र, चौथा शिकायती पत्र, पांचवा कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र, छठा नियुक्ति या आवेदन पत्र, सातवां बैंक विभिन्न व्यवसायों से संबंधित ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, आठवां पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक सोचपरक पत्र। तो बहुत तरह के पत्र होते हैं, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि मोस्टली आपको लगभग सभी तरह के पत्रों के फॉर्मेट से आपको पूरी तरीके से अवगत करा दूँ कि जो भी पत्र आते हैं, जैसे संपादक के नाम पत्र लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, आवेदन पत्र किस तरीके से लिखा जाएगा, व्यापारिक पत्र कैसे लिखा जाएगा, सरकारी पत्र कैसे लिखा जाएगा, कार्यालय पत्र कैसे लिखा जाएगा, बैंक को कैसे पत्र लिखा जाएगा। तो मैं ये सारे फॉर्मेट आपको एक एक करके क्लियर करूँगी, लेकिन किस में, इस वीडियो के बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेशन आएगा उसमें हम उसको सबको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो हम सबसे पहले औपचारिक पत्र के, जिसके अंतर्गत ये सारे पत्र आते हैं, उसके एक इनिशियल फॉर्मेट को हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों को हमें बहुत ध्यान देना है, प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हमारे पास में कोई भी पत्र आता है तो एक क्वेश्चन का होना निहायत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, विशेष अनुमति के लिए आवेदन पत्र का एक नमूना। ठीक है, अब यहाँ पर हम आवेदन पत्र लिख लें। क्या है, दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब क्या है, अब आपके स्कूल में आपको छुट्टी चाहिए। अब छुट्टी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रिंसिपल को पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके घर में आपकी बहन की शादी है तो आपको पत्र तो देना पड़ेगा छुट्टी के लिए। तो कैसे लिखोगे? अब यहाँ पर जो हम आपको दे रहे हैं ये आवेदन पत्र है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ छुट्टी के लिए आवेदन कर रहे हो। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले जब आपके पास क्या कहते हैं पत्र लिखने को आएगा तो आपकी कॉपी होती है। किस तरीके से कॉपी होती है? देखो, ये आपकी कॉपी है। ठीक है, इसको ध्यान से ज़रा प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो कॉपी होती है उसे हमें लिखना कैसे है। इस तरीके से आपका रजिस्टर होगा, कॉपी होगी, या आपकी एग्ज़ाम कॉपी होगी। एग्ज़ाम कॉपी थोड़ी सी और लंबी होगी क्योंकि वो रेक्टेंगल होती है। ठीक है, उसके बाद जब आपको कॉपी मिलती है तो उसमें यहाँ पर एक मार्जिन लाइन होती है ना, एक मार्जिन लाइन। बस अब ये मार्जिन लाइन ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब ये तो हो गया आपकी कॉपी में जब आप लिख रहे हो तब। अब जब एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में किसी एप्लीकेशन लिखोगे तो आपके पास आपको वो प्लेन पेपर पे लिखनी होती है। वो किसी भी तरीके से जो रूल वाला पेपर होता है उस पर नहीं लिखनी होती है। तो प्लेन पेपर पे आपके पास मार्जिन लाइन भी नहीं होती। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में सबसे अच्छा तरीका है, आप A4 साइज़ का जो भी पेपर ले रहे हो एप्लीकेशन के लिए उसे इतना फोल्ड कर दो। इतना फोल्ड करोगे, फिर ओपन करोगे तो एक लाइन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो वो लाइन है जिसको आपको पकड़कर चलना है। कैसे पकड़कर चलना है? सबसे, अब ये जो मार्जिन लाइन है, ये वाली मार्जिन लाइन ध्यान रखना, ये कहाँ है आपकी मार्जिन लाइन? यहाँ पर है। मैं एकदम इनिशियल लेवल से आपको सारी चीज़ें बताते समझाते चल रही हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको लेना शुरू किया। अब इसी से हम इसी मार्जिन लाइन से सब कुछ सटा कर चलेंगे। हर एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं से भी कोई चीज़ हमको छोड़नी नहीं है, और जितना भी है सब कुछ मार्जिन लाइन से ही सटा कर लिखना है। सबसे पहले आप कहाँ लिखने जा रहे हो? अपने प्रधानाचार्य को। तो आप वहाँ पर सबसे पहले लिखोगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय।
ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय, DAV स्कूल, रामनगर, दिल्ली, दिनांक 7/9/2000। फिर उसके बाद आपका विषय आता है। अब इसमें आपको ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देना, सेवा में आपको यहाँ पर विराम चिन्हों का बहुत ध्यान देना है। किसका देना है? विराम चिन्ह। कहाँ पे अल्प विराम लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, ये ध्यान देना। जब हम यहाँ से सेवा में लिखना शुरू करते हैं तो सब कॉमा रहता है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, कॉमा, DAV स्कूल, कॉमा, रामनगर, रामनगर के बाद जैसे ही आप अपनी सिटी लिखोगे, जैसे दिल्ली आया, यहाँ पर पूर्ण विराम, जहाँ एड्रेस खत्म हुआ, ठीक है, कि जहाँ पर भी एड्रेस खत्म हो रहा है आपके स्कूल का या ऑफिस का, कहीं का भी है, आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दोगे। फिर उसके बाद आता है जस्ट दिनांक। दिनांक हमेशा ये ध्यान रखना, स्कूल में लेटर लिख रहे हो तो जिस दिन लिख रहे हो उसी की डेट रहेगी, एग्जाम में जिस डेट को लिख रहे हो उसी डेट की रहेगी। डेट वही पड़ेगी जिस दिन आप वो पेपर लिख रहे हो। आपका एग्ज़ाम, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आपका 21 फ़ेब को है, जब आप वो एग्ज़ाम वाले दिन लिखोगे तब आप वहाँ पर 21/2/2024 ये पूरी डेट डालोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम यहाँ ऊपर के साइड में किसका पता रहता है? औपचारिक पत्र में हमेशा जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक पत्रों में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, उसका पता ऊपर रहता है। ध्यान रखना, उसका पता पहले आता है, पहले आता है, ठीक है। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता हम सबसे पहले लिखते हैं। ये किस में होता है? औपचारिक पत्र में होता है। औपचारिक पत्र की अभी हम बात कर रहे हैं, अनौपचारिक पत्र में मत पहुंच जाइएगा। औपचारिक पत्र में हमने जिसको भी पत्र लिखा उसका एड्रेस सबसे ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये आया, सेकेंड नंबर पे आपका दिनांक आएगा और थर्ड नंबर पे आपका विषय आएगा। विषय यानी कि सब्जेक्ट। अब बात ये होती है कि सब्जेक्ट जो होता है उसे हमें हमेशा हाईलाइट करना पड़ता है। बाकी सारे लेटर में सबसे हाईलाइटेड हमें किसको देना पड़ता है? विषय को देना पड़ता है। तो अब हम कैसे करेंगे? क्या करें मैम? हाईलाइटर लगा दें, दूसरे कलर का पेन इस्तेमाल कर दें? नेवर। जब भी पत्र लिखोगे हमेशा एक ही कलर का पेन इस्तेमाल करोगे। अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लू से ही पूरा लेटर शुरू से लेकर आखिर तक लिखा जाएगा, एक भी बीच में कहीं कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, जैसे मान लीजिए सपोज अगर हमको इस विषय को हाईलाइट करनी है, तो इसमें आप दो तरीके कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप उसको थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हो, बाकी लेटर में जो हैंडराइटिंग यूज़ कर रहे हो उससे थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो ये एक क्या होगा, जब आप एक्चुअल में पत्र लिखना किसी संस्थान को तो वो काम तब कर सकते हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप इसको हाईलाइट करने का एक तरीका ये लिख सकते हो कि विषय से पहले और विषय के बाद आपको एक एक लाइन लीव कर देनी है, और लेटर में कहीं लाइन लीव नहीं करना। याद रखना, पूरे लेटर में कहीं लाइन लीव नहीं करना, लेकिन सिर्फ विषय से पहले और विषय के बाद एक एक लाइन लीव कर देना। यानी कि एक पहले लीव कर देना, एक बाद में लीव कर देना। तो वो अपने आप जब विषय के आगे पीछे लाइन लीव होगी तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कोई एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। समझ गए? विषय आपको जब देखो, हमने यहाँ पर आपको बता दिया पूर्ण विराम हो गया। फिर उसके बाद जब विषय लिखोगे तो जो भी विषय है उसके बाद आपको पूर्ण विराम लगाना है। ध्यान रखना, मैं इसीलिए आपको हर एक बारीकी के साथ समझाती चल रही हूँ। अब एक चीज़ और आता है, ठीक है, एक सबसे बड़ी जो चीज़ आती है कि मैम सेवा में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो अब इसको आप ये चीज़ को गांठ बांध लो कि जितने भी औपचारिक पत्र हैं सभी में आपको सेवा में लिखना ही लिखना है। बेसिकली क्या होता था, सेवा में हम उनको लिखते थे जिनके अंडर हम कार्यरत हैं या अपने स्कूल में। लेकिन अब क्या है, सारे ही लेटर्स में सेवा में मेंशन किया जाता है। तो जितने भी आप औपचारिक पत्र लिखना, सब में आप जो है आप इसको क्या कहते हैं, मेंशन कर देना, यानी कि सब में सेवा में रहेगा, ठीक है। तो ये हमने आपको पहला यानी कि लेटर की शुरुआत बता दी। अब आगे चलते हैं।
अब जहां पर विषय खत्म हुआ, विषय के बाद हमने एक लाइन लीव कर दी, अब उसके बाद क्या आएंगे, सम्माननीय शब्द। जैसे भी हम पत्र लिख रहे हैं महोदय, महोदय के बाद फिर से आप एक कॉमा दोगे, ठीक है। कॉमा आने के बाद फिर से, अब ये देखिए मार्जिन लाइन है आपके पास में, यहां पर पूरी मार्जिन लाइन दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। ये मार्जिन लाइन दी गई है ना, सब कुछ मार्जिन लाइन की, यानी कि पहली चीज ध्यान रखना, लेटर में हर एक चीज आपके लेफ्ट हैंड साइड जाएगी। देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, जब हम लिखते हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहता है, तो जो कुछ भी है सब कुछ देख रहे हो आप लेफ्ट हैंड साइड है। इससे पहले भी आपने देखा जो मैंने मार्जिन लाइन ड्रॉ करी थी वो भी आपका कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड था ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ही जाना है, कोई भी चीज आपकी राइट हैंड साइड नहीं आएगी। पहला चीज आपको ध्यान रखना। नंबर 1 जहां पर हमने आपको एड्रेस बता दिया, नंबर 2 जहां पर आपका दिनांक रहेगा, नंबर 3 जहां विषय रहेगा। ये 3 चीजें हो गई। चौथा जो चीज आती है वो होता है आपके सम्माननीय शब्द, और 5वां होता है आपका ये विषय वस्तु जिससे भी संबंधित आपको पत्र लिखना है, ठीक है। जो भी आपको पत्र लिखना है उसके बारे में। अब आपका पत्र क्या था, दीदी की शादी के लिए आपको अवकाश चाहिए था, तो अब यहां से शुरू करोगे। सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी दिनांक 10/9/2000 और 11 से 11/9/2000 निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे 8/9/2000 से 12/9/2000 तक का अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य स्वाधीन शर्मा, कक्षा 10, रोल नंबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हमारी विषय वस्तु थी, ठीक है। विषय वस्तु के साथ आपको जो है आभारी शब्द जरूर देखना है। किसी को भी लिखोगे तो नंबर 6 पे आपका ये आभारी शब्द आएंगे। ये क्या है, आभारी शब्द, जहां पर आप आभार प्रकट करेंगे, ठीक है। ये आपके आभारी शब्द हो जाएंगे। इन आभारी शब्दों के बाद आपका अपना जो है वो परिचय होगा यहाँ पर, यानी कि जो पत्र लिख रहा है, यानी कि आप कौन हो, आप हो प्रेषक। प्रेषक का परिचय होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रेषक का परिचय मतलब आप, तो उसमें सबसे पहले देंगे क्योंकि आप शिष्य हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हो गया। फिर आपका नाम रहेगा, जो भी नाम है आपका पूरा नाम लिखा जाएगा, स्वाधीन शर्मा, आलोक उपाध्याय, विजय ठाकुर, जो कोई भी नाम हो आपका पूरा नाम देना है, तो आप पूरा नाम देंगे। अब चूंकि आप एक स्कूल में हैं तो स्कूल में आपकी पहचान आपकी कक्षा से होती है, यानी कि आपकी क्लास से, तो उसके बाद आपको क्लास ज़रूर मेंशन करना है। चाहिए तो रोल नंबर भी मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर दूंगा। अच्छा, औपचारिक पत्रों में एक चीज़ और होती है कि हमें अपना एड्रेस भी मेंशन करना होता है, लेकिन चूंकि हम इसे स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर अपने एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारा क्लास है, तो हमने क्लास दे दिया, रोल नंबर दे दिया, यानी कि हमने अपना पूरा नाम और पता दे दिया। लेकिन अब जैसे अब ये तो प्रधानाचार्य के नाम पत्र था तो यहाँ पर हमने ऐसा किया, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने अपने घर पर कोई चीज़ मंगवाई है, ठीक है, जैसे सामान खरीदा आपने, जैसे पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा, आपने 5 पुस्तकें मंगाई, या आपने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करी है जो गलत आ गई, तो आप जब लेटर लिखोगे तो उसको अपना पता भी दोगे, तो वो एड्रेस जो आपका एड्रेस है वो कहाँ पर आएगा, वो नीचे आता है, आपके नाम के नीचे आपका एड्रेस आएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि लेटर में कितने एड्रेस की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कोई चीज़ अपने एड्रेस में मंगवा रहे हो तो वहाँ आपको पूरा अपना पोस्टल एड्रेस देना है। पोस्टल एड्रेस का तात्पर्य क्या हो गया, आपका फ्लैट नंबर, आपकी बिल्डिंग का नंबर, आपका सोसाइटी का नाम, गली नंबर, मोहल्ला, कोई भी माइलस्टोन, आपका एरिया, फिर जिला, शहर, स्टेट, पिन कोड, सब कुछ देना होता है। इसको बोलते हैं पोस्टल एड्रेस, पूरा पोस्टल एड्रेस जिस पर कोई पोस्ट आपकी आ सकती है। लेकिन कभी कभी हमें इस पोस्टल एड्रेस की नहीं, सिर्फ इनिशियल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है।
जहां पर हम अपने एरिया से संबंधित बात कर रहे हो। जैसे मैंने बताया था कि आपके क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सही से नहीं हो रही, आपके क्षेत्र में बिजली ठीक से नहीं आ रही है, या आपके क्षेत्र में कोई अच्छा पार्क नहीं है तो आप नगर निगम को शिकायत कर रहे हो, या आपके एरिया में बहुत सारे जो है ठेले वालों ने कार्य करना शुरू कर दिया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको सिर्फ अपने इनिशियल एड्रेस देना। इनिशियल एड्रेस का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है, सिर्फ आपको अपने एरिया का नाम देना। जैसे मान लीजिए आप मोहनलालगंज आगरा में हो, तो आप सिर्फ इतना लिखोगे मोहनलालगंज आगरा, सिर्फ इतना दे दोगे, ठीक है। या कोई ब्लॉक पड़ता है आपका तो ब्लॉक दे सकते हो, जहां पर आपका सिर्फ आपका एड्रेस नहीं, जो आपके पूरा एरिया है उतना आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप जब औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है एड्रेस की, और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। जैसे संपादक के नाम जब हम पत्र लिखेंगे तो उसमें कई पत्र ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपने एड्रेस देने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो मत लिखो। जैसे आप देख रहे हो कि आप जगह जगह जो है बहुत सारे जगह पर साइन बोर्ड्स लगते हैं, लेकिन उनमें बहुत गलत हिंदी लिखी जाती है। तो इसके लिए आप संपादक के नाम जब पत्र लिखोगे तो उसमें आपको किसी तरह के एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरत नहीं है। शहर में ऐसे ओवर स्पीडिंग हो रही है जिसकी वजह से आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं, तो उसके लिए आप अगर संपादक के नाम पत्र लिख रहे हो तो उसमें आपको जो है एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपको देखना है। ये अब आप यहाँ पर आपके अपने जो है बुद्धि का काम होता है कि ये देखिए कि कहाँ पर कितने एड्रेस की ज़रूरत है और या एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, ठीक है। अच्छा, स्कूल के जब आप नाम लिखते हो, अगर मान लीजिए आप किसी भी उसके कप्तान हो, या सोसाइटी जैसे होता है ना क्रिकेट टीम के कप्तान हो, या आप लाइब्रेरी मेंटेनेंस में आप हो, कुछ भी कहीं पर भी हो, आप जैसे क्या कहते हैं छात्र संघ के अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, तो वो पोस्ट आप यहाँ पर नीचे डाल सकते हो। अपना नाम लिखोगे, कक्षा लिखोगे और अपना पोस्ट भी डाल सकते हो। मान लीजिए क्रिकेट टीम के कप्तान, आप ये लिख सकते हो। कक्षा मॉनिटर भी आप देख सकते हो, इस तरीके से हो सकता है। छात्र संघ का अध्यक्ष या छात्र संघ का सचिव, कोई भी आप जो भी आप पोस्ट वेयर करते हो स्कूल में, आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और आती, कभी कभी क्वेश्चंस में आप लोगों के नाम दिए रहते हैं, आप अंकित या अंकिता हैं और आपको अपनी बहन सुलेक्षणा, क्या सुलेक्षणा की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी चाहिए, और आप स्कूल DAV पब्लिक स्कूल दरियागंज दिल्ली में पढ़ते हैं, आपको सिर्फ इतना। तो मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, आपको स्कूल का नाम वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, DAV पब्लिक स्कूल दरियागंज दिल्ली, तो एड्रेस में आप वही दोगे। फिर नीचे जब अपना नाम लिखोगे तो यहाँ पर आपका नाम, अगर आप लड़की हो तो अंकित, लड़के हो तो अंकित, लड़की हो तो अंकिता नाम मेंशन करोगे। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पर, अब चूंकि बहन का नाम दिया गया है तो यहाँ पर जैसे आए मेरे घर में मेरी बड़ी बहन सुलेक्षणा की शादी है, वहाँ पर आप अपनी बहन का नाम भी मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं जिसे आप आंसर में ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, और ये बहुत कंपलसरी है, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि यार एग्जाम में दे दिया हो गया, ठीक है। और अगर नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो औपचारिक पत्र आई थिंक आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी मैं आपको औपचारिक पत्र में इतने में ही नहीं छोड़ने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका सारे फॉर्मेट्स क्लियर करूंगी मैं। संपादक के नाम पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, सामान खरीदने के लिए पत्र, हम जितने भी हम फॉर्मेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सारे फॉर्मेट आपके सामने लाकर आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। तो औपचारिक पत्र का जो इनिशियल फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक चीज़ और यहाँ रह गई, वो क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज आपको पैराग्राफ चेंज करना है बीच में, जैसे आपने यहाँ पर लिखा अवकाश चाहिए। अब यहाँ से आपको अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहीं से लिखना शुरू कर देंगे अतः। ये गलत है, आपको यहाँ से नहीं लिखना, आपको फिर से यहीं इसी लाइन से पकड़ना, साइड से आना है यहाँ से, कभी भी बीच से कोई चीज़। पत्र में ये ज़रूरी है, पैराग्राफ चेंज करना है तो आपको हमेशा बीच से नहीं चेंज करके आपको फिर से मार्जिन लाइन के पास से ही न्यू लाइन लेकर शुरू करना है। ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना कि हमने वहीं का वहीं पैराग्राफ चेंज कर दिया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब आ गए हम अनौपचारिक पत्रों में। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अब सबसे बड़ा बवाल ये होता है कि मैम हम कैसे समझाएं कि ये औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है। तो चलो औपचारिक पत्र को छोड़ दो, हम आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हमारे जितने ब्लड रिलेशन होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं और हमारे फ्रेंड्स होते हैं, इनको छोड़ने के बाद जितने भी पत्र लिखे जाएंगे वो सभी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली जिनको हम जानते हैं अच्छी तरीके से वो अनौपचारिक पत्र के लिखने के लिए, औपचारिक पत्र लिखने के लिए सही है। मतलब जिनको हम, जैसे हमने मान लीजिए हमारी दीदी है, बहन है, पापा है, मम्मी है, चाचा है, ताई है, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, ताऊ हैं, मामा है, मामी है, जितने भी रिलेटिव्स आप सोच सकते हो और आपके फ्रेंड, इनको आप पत्र लिखोगे तो ये अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा जितने भी पत्र लिखेंगे वो सभी औपचारिक पत्र के अंतर्गत। और दोनों ही पत्रों के फॉर्मेट में चेंजेस रहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको दोनों पत्र के फॉर्मेट क्लियर कर रही हूँ। पहला एक मैंने क्लियर कर दिया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। वे पत्र जो वैयक्तिक संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं वैयक्तिक पत्र या अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, यानी कि जिनमें हमारा पर्सनल टच होता है। ठीक है, जिसमें हम जो है पत्राचार माध्यम की भाषा को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम जो साधारण बोलचाल की भाषा रखते हैं उसमें भी उस पत्र को लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इनमें परिवार के सदस्यों एवं मित्रों के बीच की बातचीत का सा निजीपन होता है, यानी कि हम परिवार के लोगों के साथ जैसे बात करते हैं, अपने मित्रों के साथ जैसे बात करते हैं, वो एक पर्सनल टच इसमें रहता है। और जिसे व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं उससे आपके संबंध औपचारिक नहीं होते हैं। औपचारिक मतलब होता है एकदम फॉर्मल होना, कि मतलब सिर्फ दिखावे के लिए हाय हेलो जैसे जो होता है ना, वो गुड मॉर्निंग इवनिंग, ये एक हम लोग का फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, हम जिससे मिलेंगे उसको गले भी लगा लेंगे, पैर भी छू लेंगे, हाथ भी मिला लेंगे, बहुत हंस के बात भी करेंगे, हम कल गए थे यहाँ, हमारे साथ ये हुआ था, ये सारी चीज़ें जो हम शेयर करते हैं। अतः पत्र की भाषा शैली का कोई कठोर नियम नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें हमें विषय के साथ बंधा रहना है, बहुत ही सरल सहज भाषा में, और बिल्कुल पत्राचार माध्यम वाली भाषा इस्तेमाल करनी है। लेकिन जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो इसके कोई भी नियम कठोर नहीं है। माता पिता और बच्चों के बीच या पति पत्नी के बीच या मित्रों के बीच लिखे जाने वाले पत्रों के विषय में बहुत विविधता होती है। अब ध्यान दीजिए, जब माता पिता और बच्चों के बीच होता है तो लिखने का तरीका अलग होता है। पति पत्नी के बीच जो पत्र लिखे जाते हैं उनके तरीके अलग रहते हैं। मित्रों के साथ जो लिखे जाते हैं वो अलग होते हैं। अब ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि माँ बाप के साथ जो व्यवहार करते हुए आप अपने मित्रों के साथ नहीं करते, और माँ बाप के साथ जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वैसे अपने भाई बहनों के साथ नहीं करते। होता है ना, हर किसी से हमारे बात करने और बिहेव करने का एक अपना अलग अलग लेवल होता है। तो जो लेवल उनके साथ हमारे बिहेवियर का होता है वही लेवल हमारा किस में रहेगा, पत्रों को लिखने में। यह विविधता वस्तुतः उतनी ही व्यापक होती है जितनी कि मानव स्वभाव और मानव मन की स्थितियाँ, यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि हम अपनी रियल लाइफ में मम्मी पापा से हम बात करेंगे, आप करके बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और जो है एक संयम बरतते हैं बात करते समय। भाई बहनों के साथ हम थोड़ा सा ओपन होते हैं, ठीक है, उनसे हम थोड़ा सा कभी कभी पर्सनल बातें भी कर लेते हैं, उन्हें हम अगर छोटे हैं तो समझा भी लेते हैं, अगर हम बड़े हैं तो जैसे अगर वो छोटे होते हैं भाई बहन तो हम उनको समझाते हैं या कभी कभी डांट के भी पत्र लिख देते हैं, और अगर हम क्या कहते हैं छोटे होते हैं तो हमारे बड़े भाई बहन हमको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक चीज़ ये रहती है। और अगर आप अपने बड़े भाई बहन को पत्र लिख रहे हो तो उसमें भी आपको माता पिता की कैटेगरी ही अपनानी पड़ती है, जो माता पिता हैं उस तरह की कैटेगरी। लेकिन मित्रों के साथ हम बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, सिंपल सी बात है, उनसे हम हर तरह की बात हम पत्र में लिख सकते हैं। पति पत्नी अगर आपस में पत्र लिख रहे होते हैं उस कंडीशन में वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो उनके बीच तो बहुत ही पर्सनल लेवल में टच होता है। तो इस तरीके से वो सारा बिहेव जो हम लोग की पर्सनल लाइफ में होता है वैसा ही अंतर आपके पत्रों में भी होता है। इसीलिए ऐसे पत्रों में केवल समाचार भी दिया जा सकता है, किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है, गहन भावनाओं यानी सुख दुख आदि की अभिव्यक्ति हो सकती है,
उपदेश और तर्क भी हो सकता है और शिकायत भी हो सकती है। तो यहाँ पर इन पत्रों में क्या होता है, हम शिकायत करते हैं, हम डांट सकते हैं, हम तर्क देख सकते हैं, अपनी ज़रूरत बता सकते हैं, सुख दुख बता सकते हैं, किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन पत्रों के माध्यम से की जा सकती हैं। ठीक, यहाँ इन सभी स्थितियों या लिखने वाले और पाने वाले के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है। यानी कि हमेशा भाषा इसमें कैसे इस्तेमाल करनी है, हम किस पोस्ट से लिख रहे हैं। मान लीजिए हम एक पुत्र की हैसियत से लिख रहे हैं तो लिखने का तरीका अलग होगा। मैं एक अगर पुत्री हूँ तो लिखने का तरीका अलग होगा। मैं अगर मित्र की हैसियत से लिख रही हूँ तो मेरे लिखने का तरीका अलग होगा। अगर मैं एक पत्नी की हैसियत से लिख रही हूँ तो मेरे लिखने का तरीका अलग होगा। मतलब हमारे एक्चुअल लाइफ में जो रिलेशंस होते हैं उन्हीं तरीके से इन पत्रों की भाषा रहती है, क्योंकि ये पत्र केवल लिखने वाले और पाने वाले के बीच संवाद स्थापित करते हैं, किसी तीसरे के लिए नहीं होते हैं। यद्यपि अनौपचारिक पत्र में काफ़ी विविधता होती है और कोई खास नियम इन पर लागू नहीं होता, तथापि पत्र के ऊपरी ढांचे के संबंध में एक सामान्य पद्धति का चलन है। इसका आम तौर पर पालन किया जाना चाहिए। तो देखिए, लिखने के लिए यहाँ पर बहुत आज़ादी है, लेकिन तब भी इन अनौपचारिक पत्रों को लिखने का अपना एक तरीका है और उन तरीकों का हमें पालन करना होता है। ठीक है, तो अब यानी कि अब हम आ गए अनौपचारिक पत्रों के प्रकार में, कौन कौन से प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद हम प्रारूप में आएंगे। अनौपचारिक या वैयक्तिक पत्र के लिए कई प्रकार हो सकते हैं। पहला, सगे संबंधियों के बीच पत्राचार। सगे संबंधी कौन हो जाए, सगे संबंधी हमारे हो गए जैसे चाचा जी, ताऊ जी या कोई भी हो गए, भाई बहन, सभी माता पिता सभी के भी। फिर निमंत्रण पत्र होता है। कभी कभी क्या है, हमने किसी बहन की शादी के लिए अपने मित्र को पत्र लिख दिया, निमंत्रण देना है, तो उसमें कार्यक्रम का स्थल, समय, डेट सब कुछ हमें देना पड़ता है। दूसरा होता है बधाई पत्र। आपके मित्र ने या किसी ने जो है, आपके कज़न ने जो है किसी एग्ज़ाम में टॉप किया है, या आपके चाचा जी चुनाव में चुन लिए गए हैं, तो आप बधाई दोगे ना, तो वो बधाई पत्र हो जाते हैं। फिर आते हैं शोक पत्र। कहीं पर मान लीजिए आपके मित्र के पिताजी या आपके पितर की माता जी या आपके चाचा जी या कोई भी घर में रिलेटिव जो है किसी की डेथ हो गई है, तो आप नहीं पहुंच पाए हो, तो एक शोक पत्र उनको दोगे, तो वो उस पत्र का फॉर्मेट किस तरीके का रहेगा। ठीक है, ये सब हम लिखेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई विविध प्रकार के अनौपचारिक या वैयक्तिक पत्र हो सकते हैं, जैसे परिचय पत्र, धन्यवाद पत्र, क्षमा पत्र, संपत्ति पत्र, चेतावनी पत्र, संकेत पत्र आदि। तो ये एक मेन होते हैं और उसके अलावा और भी कई तरह के पत्र होते हैं। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ठीक है, प्रारूप मतलब फॉर्मेट, कैसे लिखा जाना है, ये जरूरी है। अनौपचारिक या वैयक्तिक पत्र का एक नमूना यानी कि प्रारूप। अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या है, अपनी बहन को पत्र लिखना है। इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि छोटी बहन है या बड़ी बहन है, कोई भी। तो यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं, तो यानी कि हमको तो ये लग रहा है कि ये छोटी बहन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बताती हूँ, यहाँ पर क्या होगा, सेम वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपके पास मार्जिन लाइन दी गई है, सारी चीज़ें इसी से सटाकर शुरू करोगे। पहली चीज़ ध्यान रखना, सब कुछ आपको इसी मार्जिन लाइन से सटाकर लिखना शुरू करना है। कोई भी चीज़ इधर से उधर से या बीच में से कहीं से नहीं, जो कुछ है सब कुछ यहीं से शुरू होगा। अब आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले जब हम औपचारिक पत्र लिख रहे थे तो उसमें हम सबसे पहले किसका पता लिख रहे थे, हम उसमें सबसे पहले जिसको पत्र लिख रहे थे उसका पता दे रहे थे। लेकिन अनौपचारिक पत्र में हम अपना पता सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, और इसमें पूरा पोस्टल एड्रेस नहीं दिया जाता, ध्यान रखना, इसमें सिर्फ इनिशियल एड्रेस दिया जाता है। तो हम कहाँ रहते हैं, सरोजनी नगर दिल्ली में, तो ये है पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता। ये आता है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आती है आपकी दिनांक। दिनांक के फॉर्मेट पे मेन ध्यान दीजिए, ये फॉर्मेट आपका अनौपचारिक का है। अब यहाँ पे लिखा है 27 अप्रैल 2019, जो कोई भी है आप वही डेट लिखोगे जो भी हमने। अब इसमें भी सेम वही चीज़ चलेगी, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो
एग्जाम में, स्कूल में, क्लास में, जब कभी डेट वही रहेगी जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो, ये कंपलसरी है, ध्यान रखना। दूसरा चीज, औपचारिक पत्र में हमेशा डेट का फॉर्मेट अलग रहता है। जैसे यहाँ पर 27 अप्रैल 2019 दिया है, तो जब हम औपचारिक पत्र में ये डेट लिखेंगे तो ये हमारी डेट इस तरीके से आएगी। ये फॉर्मेट आपका औपचारिक पत्र का है, ठीक है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, ध्यान देना, ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है। ये डेट का शॉर्ट फॉर्म होता है जबकि ये एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, ये चीज़ें जो शॉर्ट में होती है वो हमेशा हम औपचारिक पत्रों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है किसका है, ये औपचारिक पत्र के डेट का फॉर्मेट होता है। जबकि हम जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें इस तरीके से मेंशन किया जाता है, यानी कि जहाँ पर हम पूरी तरीके से डेट का जो मंथ है उसे हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में डेट का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं अगर वो हमसे बड़ा है या छोटा है, हमें पहले ये देखना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटी बहन है तो हमने प्रिय बहन लिखा, ठीक है, हमने प्रिय बहन लिख सकते हो, या उसका जो कोई भी नाम हो, सुदीप्ति, दीप्ति, सुलक्षणा, जो कोई भी नाम हो, प्रिय सुलक्षणा, प्रिय बहन की जगह उसका नाम दे सकते हो। फिर आओ, चूंकि वो छोटी है तो आप उसको आशीर्वाद देते हुए शुरू करोगे, सदा खुश रहो, पूर्ण विराम। ध्यान देखना, एड्रेस जहां खत्म होता है वहां पूर्ण विराम रहता है, उसके पहले आपका अल्प विराम रहता है। फिर जब आप उसको संबोधित करना शुरू करोगे आपका यहाँ पर अल्प विराम रहेगा, और जैसे ही आपने उसको आशीर्वाद दिया या नमस्कार किया, जैसे बड़े हैं तो सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। छोटे हैं, खुश रहो, जीते रहो, हमेशा अच्छे रहो, कुछ भी है जो आप आशीर्वाद देना चाहो, उस आशीर्वाद के बाद सीधे आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो आपका विषय वस्तु है, अब यहाँ पर तीसरा जो रहता है वो क्या रहता है, अभिवादन। ये चीजें आपकी किस में आती हैं, ये आती हैं अभिवादन में। ये शब्द आपके अभिवादन के, जैसे हम लोग औपचारिक पत्र में अभिवादन क्या बोलते हैं, महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान, ये सभी आपके औपचारिक पत्रों के अभिवादन हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से अनौपचारिक पत्रों में इस तरीके से अभिवादन देते हैं। फिर आपका चौथा आता है विषय वस्तु, यानी कि मेन जो पार्ट है पत्र का हम उसको लिखना शुरू करते हैं। क्या चीजें हैं ये हमें देखनी पड़ती। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हमने यहाँ पर योगासन करने के लिए प्रेरित करना है तो हमने दे दिया, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार ज्ञात हुए। साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। यहाँ तक का आया। अब मान लो इसके बाद हमें पैराग्राफ चेंज करना है। ये कहाँ खत्म हुआ, बीच में खत्म हुआ ना, तो पैराग्राफ चेंज करते समय क्या लगोगे, फिर से यहीं पर आओगे, फिर से यहाँ से ही नहीं लिखना शुरू करोगे, ये गलत है। हम कहाँ आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें मैं हटा रही हूँ, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब देखिए, आपने देखा ना पैराग्राफ चेंज किया तो मैं क्या करी, मैं फिर से इसी मार्जिन लाइन के पास आ गई ना। देखो आई मार्जिन लाइन के पास कि नहीं आई, ये हमारा मार्जिन लाइन था और इसी मार्जिन लाइन के पास मैं फिर से आ गई, ठीक। तुम्हें तो पता ही है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा जाता है, यानी कि पहला सुख क्या है, अब उसको इस चीज़ के बारे में, अब छोटी है तो तुम्हें समझाते हुए पत्र देना है, उसको समझाना है कि भाई तबीयत नहीं ठीक रहती तो योग करो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखो, तो वो चीज़ें लिखनी है। इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो। भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा और शरीर भी प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि उसकी इम्यूनिटी पावर जो है उसकी बात हम करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं,
प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। आशा करती हूं कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार। अब देखिए, जाहिर सी बात है, पहली चीज थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर आप अपने बहन को पत्र लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप उससे दूर रह रहे हो। बहन आपकी छोटी है तो वो परिवार के साथ रह रही है और आप कहीं बाहर रह रहे हो। तो इस कंडीशन में जब आप पत्र का एंड करेंगे, अभी तो आप जिसको भी पत्र लिख रहे हो तो यानी कि आप उससे बहुत दूर रह रहे हो। पहली चीज तो आपके दिमाग में ये चीज सेट होनी चाहिए, यही सेट करके आपको दिमाग लिखना। अब ये तो सोचो कि मेरे घर में मेरे माता पिता तो साथ रहते हैं, मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जब आपको पिता को पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा यानी कि आप पिता से कहीं दूर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं इस कंडीशन में। तो फिर जब आप पत्र को एंड करोगे तो पत्र में मतलब ये एंड में मेंशन करोगे घर के सभी सदस्यों के लिए। छोटे हैं तो सबको प्यार, बड़ा है तो चरण स्पर्श या सादर प्रणाम, ये कहते हुए आपको पत्र का एंड करना है। जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं क्या, माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार, यानी कि जो छोटे थे उनको प्यार दिया, क्योंकि छोटी बहन जिसको हम पत्र लिख रहे थे उसे तो हमने पहले ही दे दिया, सदा खुश रहो, सबसे पहले आशीर्वाद उसी को दिया। फिर बाकी जो घर के बचे थे उनको भी तो आपको अभिवादन देना है ना, तो उनको अभिवादन देते हुए क्या करेंगे, सबको जो बड़े हैं उनको प्रणाम, चरण स्पर्श, जो भी आप करते हो वो करोगे और छोटों को प्यार देते हुए पत्र को यहाँ पर एंड कर दोगे। फिर उसके बाद आपको सिंपल, जिसको भी पत्र लिख रहे हो उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम्हारी बहन, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, आज्ञाकारिणी पुत्री, जो कोई भी है आपको वो लिखना है। और सीधे सिर्फ अपना नाम, यहाँ पर आपको अपना सरनेम मेंशन नहीं करना है, ध्यान रखना। पहली चीज, सिर्फ आपको अपना नाम लिखना, आपका नाम जो कोई भी हो, विशाल ठाकुर, मोहित श्रीवास्तव, सोहन अग्रवाल, जो कोई भी नाम हो, आप सिर्फ यहाँ पर विशाल, सोहन, संजीव, जो भी आपका नाम है सिर्फ उतना लिखकर छोड़ दोगे। उसके आगे आपको अपना सरनेम मेंशन नहीं करना होता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक, तो समझ में आ गया आपको अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी तो भी मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर करूंगी, ये ध्यान रखिएगा। अब नोट, एक छोटा सा नोट है, क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्रों, दोनों प्रकार के पत्रों के लिफाफे में ऊपर पाने वाले के पते के साथ बाईं ओर, क्या है, ऊपर बाईं ओर बाईं तरफ नीचे अपना पता यानी प्रेषक शीर्षक के अंतर्गत अवश्य लिखें। इससे प्राप्तकर्ता के ना मिलने की स्थिति में डाकघर पत्र आपके पास आ जाएगा। अब क्या होता है, जैसे आपने लेटर लिखा तो लेटर में ये एनवलप होता है, ठीक है, देखो ये रेक्टेंगल एनवलप होता है, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ध्यान देना। अब जब आप पत्र लिखते हो, ठीक है, यहाँ तो आपके टिकट्स लग जाते हैं, यहाँ पर टिकट्स लग जाते हैं, यहाँ पर आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसका एड्रेस हो जाता है, ठीक है, ये एड्रेस हो गया। फिर ये जिसको पत्र लिख रहे हो, जैसे चाचा जी को लिख रहे हो तो चाचा जी के घर का एड्रेस रहेगा, पिताजी को लिख रहे हो तो पिताजी जहाँ रह रहे हैं उनका एड्रेस रहेगा, वो ये हम एनवलप की बात कर रहे हैं, यानी कि जो रहेगा। फिर नीचे इस साइड में बाईं तरफ यहाँ पर ऐसे डायगोनल में जो है ऐसे आपको अपना यानी कि प्रेषक का पता लिखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने जिसको लेटर लिखा है उसके घर में कोई लेटर रिसीव करने वाला नहीं है, किसी ने नहीं रिसीव किया, या एड्रेस में कोई मिस्टेक है, डाकघर से उसके घर तक नहीं पहुंच पाया, तो ये लेटर वापस आपका नीचे एड्रेस और फ़ोन नंबर होने के कारण सीधे आपके पास पहुंचेगा। ये लेटर किसके पास पहुंचेगा, आपके पास, मतलब वो लेटर जो है मिसप्लेस नहीं होगा, यहाँ नहीं पहुंचा तो यहाँ पहुंच जाएगा। समझ गए ना, ये चीज़ कही गई है। अब एक इनिशियल सा जो है वो थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में क्या था, औपचारिक पत्र, हम दोनों ही चीजें यहां लिख लेते हैं। औपचारिक पत्र और यहां पर है अनौपचारिक पत्र।
दो तरीके के पत्र थे। तो औपचारिक पत्र में सबसे ज़्यादा आप लोग को जो कन्फ्यूज़न होता है, पहला कन्फ्यूज़न कि सबसे पहले हम एड्रेस किसका देते हैं। तो जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता रहता है, ठीक है, उसका पता रहता है। ये आपका पहला पॉइंट। और इधर अनौपचारिक पत्र में पत्र लिखने वाले का पता रहता है, यानी कि जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है उसका पता रहता है, ठीक है, उसका पता रहता है। ओके, क्लियर हो गया पहली चीज। दूसरी चीज हम यहां पर आते हैं डेट के फॉर्मेट को लेकर। डेट हमने जैसे डाला 10/10/2024 यहां पर डाला। ये आपका दिनांक का फॉर्मेट औपचारिक पत्र में रहता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में डेट का फॉर्मेट आपका क्या रहता है, यहां पर 10 अक्टूबर 2024, ठीक है। ये अनौपचारिक पत्रों में आपका डेट का फॉर्मेट रहता है। दो चीजें, ठीक है। औपचारिक पत्रों में विषय आता है, विषय होता है, ये कंपल्सरी है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं होता है, ठीक है, किसी तरह का कोई विषय नहीं होता है। तो ये कुछ 3 चीजें हैं जिनका आपको पता होना जरूरी है। ये फर्क होता है एड्रेस में, ठीक है। जिसको पत्र जा रहा है उसका एड्रेस हमेशा एनवेलप में रहता है, और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड आपको भेजने वाले का भी एड्रेस रहता है। तो जो आप प्रेषक हो, आप लिख रहे हो, तो आपका एड्रेस भी इस जगह पर मेंशन रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मेरे को बताना जरूरी था। ये दोनों चीजें फर्क होती है, बता तो दिया, लेकिन आपको समझ में भी आ गया, हमें पता है आपको समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। पहली चीज क्या होती है, हमें प्रैक्टिस करनी। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो चीजें हमारे दिमाग से उतनी जल्दी निकलेंगी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह के पत्रों के हम फॉर्मेट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें औपचारिक पत्र आपके कई तरीके के होते हैं। संपादक के नाम पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, बैंक को पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, बहुत तरह के पत्र होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो वहीं आपके अनौपचारिक पत्र, माता को पत्र, मित्र को पत्र, तो इस तरीके के कुछ फॉर्मेट्स को हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इन पत्रों को पूरी तरीके से जानेंगे और समझेंगे। हर एक पत्र के साथ आपको कई चीज़ें समझने हो जाए, क्योंकि जब पत्र अलग अलग तरीके के होंगे तो उनमें अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे आपको एड्रेस लेके बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, किस पे हमको अपना इनिशियल एड्रेस देना है, किस में आपको अपना फॉर्मल एड्रेस देना है, या आपको पूरा पोस्टल एड्रेस देना है, या एड्रेस नहीं देना है। ये सारी चीज़ों के लिए जितने भी कन्फ्यूज़न हैं, तो आप जो एक्सरसाइज कराने वाली हूँ उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे पत्र लेखन के दोनों ही फॉर्मेट, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।